था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, सदन में राहुल गांधी का जलवा। राहुल गांधी दिखाई दिए नेता प्रतिपक्ष के लुक में, पहले ही दिन गरजे। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी तानाशाही दिखी अरविंद केजरीवाल को। आप समझिए, जैसे ही राहत मिलने वाली थी, ईडी से राहत मिली तो सीबीआई से गिरफ्तार करवा लिया वहीं कोर्ट में ही। बताएंगे क्या है ये मामला और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने ओम बिरला पर कसा तंज। कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने दे दी इस बार चेतावनी। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले ही दिन गरजे राहुल गांधी। सदन में जोरदार हंगामा। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने ओम बिरला पर तंज कसते हुए कहा कि आप दूसरी बार स्पीकर बने हैं, आपको बधाई दी जाती है, लेकिन आप विपक्ष की आवाज़ भी सुने, क्योंकि पिछली बार ओम बिरला ने तमाम विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक बाहर निकाल दिया था सदन से। और यही नहीं, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब 146 नेताओं को एक साथ निलंबित कर दिया गया हो। इसको लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि सत्ता, ऑब्वियसली जो सत्ता में है वो तो पावरफुल है ही, लेकिन इस बार विपक्ष ऑल्सो पावरफुल। ऑल्सो पावरफुल का मतलब तो इस बार विपक्ष भी पूरी पावर के साथ है और पूरे थोड़े से ही सांसद कम है विपक्ष के दोस्तों। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस वक्त देश की आवाज़ बनने वाला है, जिस जनता ने उनको वोट देकर जिताया है। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली हो, लेकिन ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सदन में अगर ये सरकार ना भी गिरे तो भी ऑल्सो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादा सीटों का अंतर है नहीं। और अगर इधर नीतीश और नायडू ने खेल दिखा दिया तो इधर इंडिया की सरकार बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि आखिरकार स्पीकर भी बीजेपी का, तो नीतीश और नायडू को क्या दिया गया है बड़ा, ये आप समझ सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की गुंडागर्दी दिखाई दी अरविंद केजरीवाल को। अब सीबीआई ने कर लिया गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, कौन सी सुनवाई चल रही थी दोस्तों, जब वो वाली सुनवाई चल रही थी जो यहाँ पर ईडी वाले मामले की, उस दौरान सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद सीबीआई की जो कस्टडी है उसके दौरान जब मतलब वो चल रही थी, चर्चा चल रही थी, जब उस बहस हो रही थी इस केस पर, तो अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो चुका है। और दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर होगी, सिंपल सी बात है। पहली बात दोस्तों, एक आदमी 3 महीने से जेल के अंदर बंद है, उसको ईडी ने गिरफ्तार कर रखा था, जिसके बाद उनको बेल लगभग मिल गई। बेल मिलने के बाद दोस्तों उनकी बेल पर स्टे लगा दिया गया। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि बेल मिलने के बाद किसी की बेल पर स्टे लगा दिया जाए। नॉर्मली तो ये होता है कि अगर आपको किसी की बेल के ऊपर आपत्ति उठाना है तो आप उसकी कैंसिलेशन की अपील तभी दे सकते हो जब आपके पास उसके आदेश की कॉपी हो। लेकिन ईडी इतनी जल्दबाजी में थी कि वो बिना कॉपी लिए हाई कोर्ट पहुंच गई, और हाई कोर्ट ने भी दोस्तों बिना किसी प्रोसेस के अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दी। आज जो कल जो मामला हुआ उसमें सीबीआई ने उनको डायरेक्ट अब गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि पहले ईडी ने परेशान किया, अब केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि गुंडागर्दी, तानाशाही जो दिखाई दे रही है, लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, वो तो सबके सामने ही है। किसी से छुपा तो है नहीं कि किसके इशारे पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार किया है। पहले 3 महीने तक वो परेशान होते रहे ईडी में, कोई सबूत नहीं मिला, ईडी अपनी कार्रवाई करती रही, कोई सबूत नहीं था और अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल को दोस्तों ईडी ने गिरफ्तार किया, और जाहिर सी बात है मामला पहले लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट क्या करता है ये आपसे छुपा नहीं है। लोअर कोर्ट से जितने दिन मांगे जाते हैं कि साहब हमें 10 दिन दे दो कस्टडी को, लोअर कोर्ट दे देता है। उसके बाद उनकी जो खास करके रिमांड है और बढ़वा लिया जाता है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, और लोअर कोर्ट में ये नाटक चलता रहता है। इससे यही करते करते लोअर कोर्ट में 3-4 महीने निकल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप समझिए, अरविंद केजरीवाल को आप समझ नहीं रहा है कि बीजेपी जेल में क्यों रखना चाह रही है। बीजेपी को एक शय मिली है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे तो दिल्ली में हमारी 8 लोकसभा सीटों पर जीत हो गई है। मतलब सॉरी, जो 4 लोकसभा की सीटें थी, जो 7, वह 7 के साथ दिल्ली में हम जीत गए। यही नहीं,
अब बीजेपी के माइंड में क्या चल रहा है कि जब तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव नहीं होते तब तक केजरीवाल को दिल्ली से दूर रखा जाए, ताकि इस बार बीजेपी दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत ले दोस्तों और वो सत्ता में आ जाए दिल्ली में। ये पूरी कोशिश बीजेपी इसके चक्कर में है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खुल गई है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने कसा ओम बिरला पर तंज। हंसते हंसते ओम बिरला को बधाई देते देते अखिलेश ने दे डाली नसीहत। दरअसल दोस्तों, पिछली बार जो संसद में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। विपक्ष के तमाम नेताओं को बाहर निकालकर बीजेपी के एक के बाद एक बिना विपक्ष के बिल पास किए जा रहे थे और वो बिल ओम बिरला पास कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बार भी बीजेपी पक्ष उसमें ख़ास करके पावर में फ़िलहाल वो बैसाखियों के सहारे हो या जिसके सहारे भी हो, लेकिन अभी भी दोस्तों बीजेपी सदन में है, पावर में तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सत्ता में है। तो जैसे भी सरकार बनाई है उसने भी फ़िलहाल बना रखी है। कब तक बना रखी है ये नहीं पता है, लेकिन अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि आप विपक्ष के ऊपर तो वो करते ही हो, तानाशाही एक तरीके से आप कार्रवाइयाँ करते ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सत्ता पक्ष के ऊपर भी कार्रवाई करें। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप सीट पर बैठे हैं तो अच्छा होगा आप ही फैसला लें। ऐसा ना हो कि सीट पर आप बैठे हैं और फैसले का इशारा कहीं और से आए। अब आप समझ रहे हैं कि अखिलेश का इशारा किधर है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि सीट पर तो आप हो पर इशारा नरेंद्र मोदी और शाह की तरफ से आएगा कि क्या करना है, विपक्ष को बाहर निकाल देना है सदन से, उनके मुद्दे नहीं उठाने देना है। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों, जो कि खुद बीजेपी का नेता है, जिसने पेपर लीक किया, जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, यही नहीं कई ऐसे लोग हैं जो इस पेपर लीक में मास्टरमाइंड निकल कर उभरे हैं। इसी नीट की परीक्षा को लेकर बवाल भी मचा हुआ था, इसीलिए अब की बार विपक्ष के मुद्दे तो क्लियर हैं। पहला मुद्दा नीट का तो उठने वाला, ये लिख कर ले लीजिए, नीट का मुद्दा उठेगा। दूसरा मुद्दा दोस्तों, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये हमने भी आपको इस बात पर बार बार इस चीज़ पर मैंने दबाव भी डाला है और इस चीज़ पर गौर भी करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सच को कितना ही छुपा ले, सच सामने आ ही जाता है। और इस वक्त दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, जो देश की हालत है, वो किसी से छुपी नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी चरम पर पहुँच गई है और इन मुद्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी को टेंशन हो रही है। इसीलिए ये मुद्दे जो है देश के सबसे ज़रूरी और अहम मुद्दे हो गए, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब स्पीकर पद की शपथ ली ओम बिरला ने, तो ये सारे विपक्ष की तरफ से वार प्रतिवार का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले सदन में हंगामा भी हुआ और इधर दूसरी तरफ सदन में एक चीज़ को लेकर और हंगामा हो रहा है। कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं, कुछ नेताओं ने किसी और चीज़ के नारे लगा दिए हैं, जबकि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची उससे। अब आप भी जानते हैं कि सदन को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन यहाँ तो भैया लोकतंत्र के मंदिर में कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है पूरी दुनिया देख ही रही है, किसी छुपा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की धमकी देने वालों को खुली चेतावनी। ओवैसी बोले मैं नहीं डरता, जो फैसला लेना है ले लो। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब कई लोग अपने न्यूज़ चैनलों पर ये डालने में लग गए हैं कि ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन का नारा लगा दिया तो क्या अब ओवैसी की सांसदी ख़तरे में पड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों कोई ओवैसी पहले तो थे नहीं, और अगर देखा जाए तो ओवैसी ने विवादित बयान भी नहीं दिया है। ओवैसी ने सिर्फ इतना कहा है कि फ़िलहाल जय फ़िलिस्तीन, लेकिन हम भारत में रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं, तो ओवैसी को जो है यहाँ पर अगर नारा लगाना ही था तो इंडिया का लगाते, वो फ़िलिस्तीन का क्यों लगाया। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी ने कुछ गलत किया है दोस्तों, लेकिन अगर हम जिस देश में रहते हैं अगर वहाँ का नारा लगाया जाए तो अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ओवैसी ने क्यों लगाया है। ओवैसी ने सोचा कि जो फ़िलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने लगे। लेकिन दोस्तों अगर ओवैसी ये बात नहीं भी बोलते और यूँ दूसरी तरीके सपोर्ट करते फ़िलिस्तीन को, तो भी जनता उसको समझती। ओवैसी खुद ही तो सामने वाले को मौका देते हैं ताकि वो बोले उनके ऊपर, और यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन बोला तो इतनी सी बात पर अब लोग हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, कल बीजेपी के नेता जब शपथ लेने आए तो वो कह रहे थे जय अटल बिहारी वाजपेयी, जय हिंदू राष्ट्र। अब आप बताइए, खुलेआम सदन में नफरती भाषा का यूज़ किया जा रहा है और कह रहा है जय हिंदू राष्ट्र।
क्या दोस्तों हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है? नहीं है, ये एक सेकुलर कंट्री है। इसमें सभी धर्म सभी समाज के लोग रहते हैं जो कि बहुत प्यार से रहते हैं। और हमारा देश की खूबसूरती यही है कि हमारे देश में सभी धर्म के सभी लोगों को एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है। और अगर आप इसी को हटा दोगे देश से तो फिर बचेगा क्या देश में? और बीजेपी के जो नेता होते हैं वो इसी तरीके के विवादित बयान देते हैं ताकि वो हिंदू मुसलमान कर सकें या फिर दोस्तों दूसरे धर्मों को बीच में ला सके, जबकि राजनीति में धर्म का कोई काम ही नहीं है। राजनीति अलग है, धर्म अलग होता है दोस्तों। लेकिन जानबूझकर देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरीके की भाषाओं का यूज़ किया जाता है। तो जो लोग ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे पर बवाल काट रहे हैं वो लोग इस पर भी बवाल काट दे रहा। जो बीजेपी के नेता ने खुलेआम कहा है कि जय हिंदू राष्ट्र, ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक भाषण दिया उन्होंने, जिसके बाद पूरे सदन में हंगामा भी मचा था और लोगों ने कहा कि ये देश विरोधी नारा है जो अभी बीजेपी के नेता लगा कर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी के नेता शुरू से कह रहे थे हमें 400 पार करा दो, हम देश का संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान किसी में दम नहीं है कि वो बदल दे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था दोस्तों उसकी अपनी एक गरिमा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सब लोगों को एक जैसा संविधान, एक जैसा सम्मान दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर के इस लिखे हुए संविधान ने इस चुनाव को इंडिया गठबंधन को जिताया है, क्योंकि राहुल गांधी की वो सिर्फ एक रेड किताब ने नरेंद्र मोदी के छवि पर ऐसा डेंट लगाया है कि वो अब कभी सुधर नहीं सकता है। प्रधानमंत्री का कैरियर लगभग अब ख़त्म होने वाला है और राहुल गांधी का कैरियर अब शुरू है। ये तो आप समझते ही हैं। 5 साल बाद नरेंद्र मोदी 80 साल के हो जाएंगे। खैर 80 साल के तो होगा, अभी से जनता ने उन्हें नकार दिया है। पीएम पद का उम्मीदवार जनता उन्हें नहीं मानती, लेकिन नीतीश और नायडू के बल पर उन्होंने सत्ता में सरकार बना ली है। ये सरकार कब तक चलेगी कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर 5 साल भी चल गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाए। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद इसकी कम है, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे इसका कोई ज्ञान नहीं लगा सकता। नीतीश कुमार एक पहेली है दोस्तों, जो कभी भी किसी के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते। नीतीश कुमार का नाम पलटू राम चचा भी कहा जाता है। नीतीश कुमार जहां अपनी वो देखते हैं दोस्तों, अच्छाई देखते हैं, अपना कुछ फ़ायदा देखते हैं, उधर ही पलटी मार कर निकल लेते हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर जो भी बातें लोग कहते हैं या लिखते हैं वो बिल्कुल सही साबित होती हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल नीट परीक्षा को लेकर सदन में ज़ोरदार हंगामा। विपक्ष बोला फिर से नीट परीक्षा हो, इसको रद्द किया जाए। आपको बता दें चले, बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का आरोप बीजेपी के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई जिसके राज्य में 70 से भी ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और दोस्तों ये पहली ऐसी सरकार है जिसने पेपर लीक में डिग्री हासिल कर ली है। मतलब कि इनके नाम पर एक किताब लिखी जाएगी ना, तो उसमें लिखा जाएगा कि पेपर कैसे लीक कराते हैं, बीजेपी से सीखो। क्योंकि भाई इसमें बीजेपी के नेता ही पकड़े जा रहा है, उन लोगों ने पेपर लीक करा डाले। यही नहीं, बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ गए हैं। अब जब विपक्ष सदन में था तो वो इस मुद्दों को उठा रहा था। विपक्ष ने साफ कहा कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसको लेकर उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये भी नहीं है कि ये एक पेपर लीक का मामला है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन चुका है पेपर लीक में। उत्तर प्रदेश की हर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तो भैया सरकार के पास पावर है, सरकार के पास सब कुछ है, फिर पेपर लीक कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपने जो एनटीए बनाया है उसने पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर कर रख दिया है। उनके एक तरीके से ये कह सकते हैं उनका कैरियर बर्बाद हो चुका है और इसको हटाना चाहिए, एनटीए को बंद करना चाहिए। मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी भी इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन आपको बताते चले अब मामला दूसरा आ गया है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, ये सरकार की नीति है चाहे जो भी हो। विपक्ष का फैसला साफ है दोस्तों, वो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यक भाइयों और ख़ास करके दलित भाइयों के लिए आवाज़ उठाएगा। जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन को, अब इंडिया गठबंधन उनकी आवाज़ बनने जा रहा है सदन में, क्योंकि जिस तरीके की मेहनत दिखाई दे रही है हमने देखा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। ऐसा आपको बताते चले कई बार हो चुका है। एक बार जो इंदिरा गांधी थी वो भी नेता प्रतिपक्ष बनी थी दोस्तों। एक बार राजीव गांधी जो राहुल गांधी जी के पिताजी थे वो भी बन चुके हैं नेता प्रतिपक्ष। क्योंकि मैं कहता हूँ पुराने वीडियोस देखता रहता हूँ तो नॉलेज मिलता रहता है।
तो ये चीज़ है। और अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने 10 साल बाद, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन के पास पावर बहुत ज़्यादा है। सदन में वो बीजेपी की टक्कर में ही है, बस थोड़ी सी सीटों का फासला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो ये बड़ी जीत होने हुई है, इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप भी समझते हैं कि फ़िलहाल ये जो एक जीत है, ये एक बड़ी जीत है। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी जो टेंशन है, जो तमाम विपक्ष का सबसे बड़ा हेडिक था, वो थे चुनाव। इस चुनाव में विपक्ष ने एक जीत हासिल की है। मैं अभी भी मानता हूं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन जब चाहे तब सरकार वो बना सकता है, जैसे ही नीतीश और नायडू पलटी मारेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश और नायडू के मुंह में जो ठूसा गया है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों स्पीकर पद तक आप देखिए बीजेपी ने उन्हें नहीं दिया। ऐसा क्या दिया है नीतीश और नायडू को जो कि दोस्तों पूरी तरीके से बिछ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जितने भी बीजेपी गिरफ्तारियां कराएगी ईडी सीबीआई से, इसका सिर्फ एक ही मतलब सीधा होगा दोस्तों, वो होगा कि फ़िलहाल जिस तरीके की ये तानाशाही चल रही है उसमें कहीं ना कहीं नायडू और नीतीश भी साथ दे रहा है। क्योंकि हमने देख लिया है विपक्ष को किस तरीके से परेशान किया जाता है। अभी तो केजरीवाल हैं, लेकिन दोस्तों अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है। अभी आप देखिएगा और कितने नेताओं को इसी तरीके से फंसाया जाएगा। हो सकता है तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, इन लोगों को भी जेल भेजा जाए, ममता बनर्जी, क्योंकि बीजेपी जिन जिन से चुनाव हारती है उनके ऊपर दोस्तों दादागिरी ज़रूर दिखाती है। इसमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का भी नाम सामने है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि फ़िलहाल देश की जनता ने अपना फ़ैसला फरमान दे दिया है कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने लायक नहीं है। उन्हें जनता ने नकार दिया है। अब वो भले ही नायडू और नीतीश के बल पर बन जाएं, लेकिन जनता ने तो नकार दिया। 60% जनता ने कह दिया कि हम आपको एज अ पीएम नहीं देखना चाहते। तो अब जो लोग भी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर छाती पीट रहे थे, वो लोग बहुत जल्दी ये भी इंतज़ाम कर रख लें कि कब नरेंद्र मोदी सत्ता से चले जाएंगे, ये कोई बता नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों कहते हैं वक्त पलटने में देर नहीं लगती। आज भले ही नरेंद्र मोदी का वक्त अच्छा हो, लेकिन कल ये वक्त बदल जाएगा दोस्तों। और मैंने आपको बार बार इस चीज़ कही है कि सरकार गिरना और सरकार बदलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब सरकार गिराने में थोड़ी मुसीबत ज़रूर होगी। क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि जब बात स्पीकर की आती है और अगर स्पीकर दोनों ही बीजेपी के हों तो स्पीकर जो है सरकार अगर गिरती भी होती है तो उसको अटका कर रखता है ताकि सरकार गिराने में दिक्कत आए। इसलिए बीजेपी ने अपने 2 स्पीकर रखे। आप भी जानते हैं कभी कभी कहते हैं कि हम इन्हें निलंबित कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फ़िलहाल इस बार विपक्ष पूरी ज़ोरों से लड़ेगा अपने हक़ के लिए। और था दूसरी तरफ आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी की विदाई तय है, वो जब भी हो। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि स्पीकर पद का चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी आवाज़ों को नहीं सुना जाता था इसलिए हमने ये चुनाव करा। देखिए दोस्तों, ये बात तो विपक्ष को पता थी कि वो ये चुनाव जीत नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास संख्या कम है स्पीकर का, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ने अपना उम्मीदवार क्यों उतारा? क्योंकि दोस्तों विपक्ष को लगा कि जो लोग लोकतंत्र के साथ है, कम से कम जनता को पता चलना चाहिए कौन साथ में है और कौन नहीं है। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, ऑल्सो जाहिर सी बात है वो लोग तो बीजेपी की उस तानाशाही वाली राजनीति से खुश हैं जो वो कर रही है, और ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अभी देख लीजिए अब केजरीवाल का मामला होगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी बीजेपी जैसे ही सत्ता में आएगी वो अपना पुराना खेल शुरू कर देगी, और वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। दरअसल दोस्तों अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते तो वो पानी की समस्या, तमाम जो समस्याएं हैं उनको दूर कर देते। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल को बाहर इसलिए नहीं निकलने दिया जा रहा है ताकि वो जनता के बीच ना जा सकें, जनता के पास अपने मुद्दे ना पहुंचा सकें, और इसीलिए केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है ताकि दिल्ली में किसी भी तरीके से केजरीवाल को हटा दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में भी ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी दिल्ली के भी चुनाव होंगे, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की छवि ख़राब करने के लिए बीजेपी सब कुछ कर रही है। फ़िलहाल दोस्तों ये तो साफ़ है कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को 7 सीट